हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर एंड टू रिमूव दिस फियर वी हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। दोस्तों, इसी हार्ड वर्क की कड़ी में अभी हम लोग पॉलिटी रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, मैं आपसे बस चाहता हूँ कि आप अलर्ट और फोकस्ड वे में ये इस पूरे वीडियो को देखें और मेरे साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व करें। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। तो देखिए, ये स्टेटमेंट एक्चुअली सही है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट और हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट के क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 क्राइटेरिया हैं, जिसमें है 5 ईयर्स के लिए वो हो सकते हैं, 5 ईयर्स के लिए हो सकते हैं वो हाई कोर्ट के जज, या फिर 10 ईयर्स के लिए हो सकते हैं वो हाई कोर्ट के वकील, और या फिर वो हो सकते हैं डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट वाले हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के केस में ये जो तीसरा है ये नहीं है। अब यहाँ पर 3 बाकी 2 क्या क्या कंडीशन है हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, तो इट विल लुक वेरी गुड। ठीक है, ये एंगेजिंग हो जाएगा फ्रॉम बोथ द साइड्स। एनीवे, सेकंड स्टेटमेंट है दोस्तों, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रेस्क्राइब अ मिनिमम एज टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। ये बिल्कुल सही बात है। या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट हो और या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, मिनिमम एज कोई प्रिस्क्राइब नहीं है। बस ये जो कंडीशंस दिए हैं वो उसको मीट करना चाहिए। द जजेज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड एज वेल एज एडमिनिस्टर्ड ओथ बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। दोस्तों, अपॉइंटमेंट जो होती है हाई कोर्ट के जजेस की वो होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, हालांकि ओथ दिलाया जाता है गवर्नर के द्वारा। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट तो आपका गलत है। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 ओनली। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। एक बात आपको ध्यान में रहे, एकदम अभी समझ लीजिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस कैन बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कैन बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। विथ रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट, नंबर ऑफ जजेस विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। द स्पीकर मस्ट एडमिट अ मोशन टू रिमूव अ जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट एज पर जजेज इंक्वायरी एक्ट। देखिए, जब हाई कोर्ट के जज की रिमूवल की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो या तो वो लोकसभा में स्टार्ट हो सकती है या फिर राज्यसभा में स्टार्ट हो सकती है। तो सबसे पहले ये जो स्टार्ट होगा, तो अगर राज्यसभा में स्टार्ट होता है तो 50 मेंबर्स का सिग्नेचर चाहिए, लोकसभा में स्टार्ट होता है तो 100 मेंबर्स का सिग्नेचर चाहिए उस मोशन को स्टार्ट करने के लिए। फिर इस मोशन को भेजा जाएगा लोकसभा में, या तो अगर स्टार्ट होता है तो स्पीकर के पास, अगर राज्यसभा में स्टार्ट होता है तो फिर चेयरपर्सन के पास, चेयरमैन के पास। जो स्पीकर या चेयरमैन है वो उस मोशन को वहीं का वहीं रिजेक्ट कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए कि स्पीकर को ये मोशन वहाँ पर अडॉप्ट करना जरूरी नहीं है, इवन दो 100 मेंबर्स का सिग्नेचर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो स्पीकर मस्ट एडमिट, ये आपका स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो हाई कोर्ट जजेस के रिमूवल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ दोस्तों। द डिटेल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज इज गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट के जज के रिमूवल का प्रोसेस दिया हुआ नहीं है। ठीक है, ये आपका होता है जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट के अकॉर्डिंग, जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट के अकॉर्डिंग। हालांकि प्रोसीजर ये सेम है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल का प्रोसीजर है सेम टू सेम फॉलो होता है, बट इट इज़ नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ गिवन इन द जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट। ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। दूसरा देखिए, द ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 2 ग्राउंड दिए गए हैं। अगर हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो ओनली 2 ग्राउंड्स आर गिवन, वन इज मिसबिहेवियर, अनदर इज इनकैपेसिटी। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ ग्राउंड, इज नॉट गिवन एज अ ग्राउंड। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया 3 का? ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2।
आई क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सैलरी अलाउंस ऑफ ए हाई कोर्ट जज इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दोस्तों। जो सैलरी और अलाउंस होती है हाई कोर्ट जज की, वो डिसाइड होती है पार्लियामेंट के द्वारा, और उसको दिया जाता है स्टेट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। ठीक है, बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के द्वारा उसको पे किया जाता है। फिर देखिए, सैलरी ऑफ ए हाई कोर्ट जज इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये गलत है। याद रखिएगा, हाई कोर्ट जज के केस में जो सैलरी होती है वो दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के द्वारा, और जो पेंशन दी जाती है वो दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डिसाइड किसके द्वारा होगा सैलरी और पेंशन? डिसाइड होगा लोकसभा के, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा। सैलरी देगा कौन? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यानी स्टेट देगी। ठीक है, पेंशन कौन देगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देगा। इन सारी चीज़ों को देखिए, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है? इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है। तीसरा देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन डिटेल्ड प्रोविजंस रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग बहुत डिटेल्ड प्रोविजंस इसमें नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो आपका 4th का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3 ओनली। आई क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सुपरवाइजरी jurisdiction ऑफ हाई कोर्ट एक्सटेंड्स टू ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स इन इट्स टेरिटोरियल jurisdiction एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट और ट्राइब्यूनल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हाई जितने भी जज कोर्ट्स होते हैं एक स्टेट में, वो हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट होते हैं, यानी जूनियर्स होते हैं। तो इसलिए सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का उन सारे कोर्ट्स में अप्लीकेबल होगा, सिर्फ मिलिट्री कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स पर लागू नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट। दूसरा देखिए दोस्तों, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑल्सो कवर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिंटेंडेंस। बिल्कुल, जो देखिए, एक तो दो चीज़ हुआ ना, एक जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस, ठीक है, यानी जजमेंट वगैरह के रिगार्डिंग हाई कोर्ट किसी कोर्ट को बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर केस इस कोर्ट को ट्रांसफर कर दो, या फिर हाई कोर्ट को ही ट्रांसफर कर दो। तो ये हो गया जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस। और दूसरा हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिंटेंडेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिंटेंडेंस का मतलब क्या होगा कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, आपको इस तरह से फाइल मेंटेन करनी है एंड ऑल दैट। तो ये सारा चीज़ इसमें कवर होता है, यानी सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के अंतर्गत जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस भी आता है और एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिंटेंडेंस भी आता है। हेंस स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 3 देखिए, द हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू इन्फोर्स राइट्स विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओनली। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जैसे कि मान लीजिए एक स्टेट का हाई कोर्ट है, ठीक है, तो वो अपने स्टेट में ही, उसी स्टेट में जहाँ उसी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन लागू होती है, सिर्फ वहीं पर रिट्स को इन्फोर्स करवा सकता है हाई कोर्ट। बट ये गलत है दोस्तों। अगर इस स्टेट से रिलेटेड कोई मैटर दूसरे स्टेट में कोई किसी इंसान ने, मान लीजिए कि इंसान ए जो कि झारखंड का है, उसको किडनैप करके, ठीक है, इलीगल डिटेन करके लेते गया उसको बिहार, ठीक है, तो यहाँ पर हैबियस कॉर्पस का जो रिट है वो यहाँ की हाई कोर्ट जो है वो जारी कर सकती है, और जो कि बिहार के उस पर्टिकुलर आदमी पर भी एप्लीकेबल होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है एकदम रिजिड नहीं है। हाई कोर्ट के का जो रिट जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पर टेरिटोरियल लिमिट जो है एकदम रिजिड नहीं है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू इन्फोर्स राइट्स विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओनली, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 5th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। देख लीजिए, आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स अ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड फॉर एनी अदर पर्पस। High courts can issue writs not only within its territorial jurisdiction but also outside its territorial jurisdiction if the cause of action arises within its territorial jurisdiction। तो ध्यान रहे कि outside of territorial jurisdiction में भी writs issue किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, विथ रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला देखिए दोस्तों, द टेन्योर फॉर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम कोर्ट जजेस का टेन्योर फिक्स नहीं करता। टेन्योर का मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये फिक्स नहीं है। सिर्फ
अपर एज फिक्स है, जैसे 65 साल तक वो सर्व करेंगे। तो ये टेन्योर नहीं हुआ, ये हुआ रिटायरमेंट एज, कि 65 साल की एज में वो रिटायर कर जाएंगे। बट टेन्योर का मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया आपका इनकरेक्ट। द प्रेसिडेंट कैन इशू रिमूवल ऑर्डर्स फॉर अ जज आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेजियम। ऐसा नहीं दोस्तों, अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम प्रेसिडेंट ऑर्डर करते हैं, लेकिन जो रिमूवल ऑर्डर होगा वो होगा पार्लियामेंट के थ्रू। यानी पार्लियामेंट जो है रिकमेंड करेगी। कैसे रिकमेंड करेगी? तो मामला को लोकसभा में या राज्यसभा में उठाया जाएगा। अगर लोकसभा में उठाया जाता है तो पहले मोशन को अडॉप्ट करने के लिए 100 MPs का सिग्नेचर चाहिए, फिर उसको स्पीकर अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर अडॉप्ट किया तो फिर वोटिंग होगी, टू थर्ड ऑफ टोटल मेंबरशिप के अकॉर्डिंग उसकी वोटिंग होगी दोस्तों। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग के अकॉर्डिंग उसकी वोटिंग होगी, यानी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में। फिर इस मैटर को ट्रांसफर किया जाएगा राज्यसभा में, और फिर वहाँ पर भी 2/3 से इसको पास कर दिया जाता है। तो फिर इस ऑर्डर को भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे, और फिर वो जज हो गया आपका रिमूव्ड, वो जज हो गया आपका रिमूव्ड। ठीक है, अगर राज्यसभा में स्टार्ट होगा ये मैटर, तो राज्यसभा में पहले चाहिए 50 MPs का सपोर्ट। फिर उस राज्यसभा का जो चेयरमैन है उस मोशन को फिर भी अडॉप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, याद रहे। अगर अडॉप्ट करते हैं तो फिर राज्यसभा में वोटिंग होगी तो वोटिंग में फिर कितनी चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यानी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग के बाद उसको फिर लोकसभा में ट्रांसफर किया जाएगा। वहाँ पर वो जो लोकसभा है उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज को अपना मैटर रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, और फिर लोकसभा उसमें वोट करेगी, वोट करते फिर 2/3 मेजोरिटी चाहिए ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी स्पेशल मेजोरिटी। अगेन इट विल गो टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट विल पास एन ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। तो ये प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल का। सेम प्रोसेस है हाई कोर्ट के जज के रिमूवल का, बट ये प्रोसेस उसमें मेंशन नहीं है, उसमें मेंशन है जजेज इंक्वायरीज एक्ट में सेम प्रोसेस मेंशन है फॉर द रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट्स। एनीवेज, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच, यानी आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच नहीं किया गया है। तो थर्ड स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू जुडिशियल रिव्यू पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को खोजना है। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। ये बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है और उसको करेक्ट भी कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 30 क्या कहता है कि एनी लॉ विच कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स विल बी वॉइड। यानी कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन करता हो तो फिर वो लॉ जो है आपका उस लॉ को वॉइड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, इससे जुडिशियल रिव्यू एमर्ज होता है दोस्तों, इससे जुडिशियल रिव्यू एमर्ज होता है। और कौन कौन सा रेलिवेंट आर्टिकल्स है? तो आर्टिकल 32 है फॉर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 है फॉर द हाई कोर्ट। तो यहाँ एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एमिनेट करता है फ्रॉम 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आंसर स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तीसरा देखिए, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इवॉल्व्ड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो ये बिल्कुल सही दोस्तों, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए ही जुडिशियल रिव्यू जो है इवॉल्व किया है। तो 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट मे बी अपॉइंटेड टेम्पोरली टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही बात है, अगर गवर्नर अवेलेबल नहीं है किसी स्टेट के तो गवर्नर का फंक्शन संभालने के लिए वहाँ के चीफ जस्टिस को यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका टोटली करेक्ट है। दूसरा देखिए, द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात गलत है दोस्तों, गवर्नर के रिमूवल का कोई भी ग्राउंड नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नर सर्व्स एट द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, एट द प्लीजर ऑफ द
प्रेसिडेंट। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। गवर्नर को हटाने के लिए किसी ग्राउंड की जरूरत ही नहीं, जब चाहे प्रेसिडेंट उनको हटा सकते हैं, सिंपल सी बात है। हालांकि उनका टर्म होता है 5 ईयर्स का, उनका टर्म होता है 5 ईयर्स का, बट ही सर्व्स एट द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए दोस्तों, प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर इज जस्टिफाइबल, यानी उसको जस्टिफाई करने की जरूरत है कि मैंने क्यों हटाया है गवर्नर को। ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट को गवर्नर को हटाने के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत। प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर इज नॉट जस्टिफाइबल, प्रेसिडेंट डज नॉट नीड टू जस्टिफाई इट। इसलिए तो दोस्तों गवर्नर के ऊपर हमेशा तलवार लटक रही होती है। और गवर्नर को क्यों पॉलिटिकल पोस्ट कहा जाता है, मतलब पॉलिटिकल पोस्ट का उस पर, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन फिर भी उन पर उंगली उठाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनका गवर्नर का जो पोस्ट है वो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के एकदम पकड़ में है, ठीक है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे प्रेसिडेंट के थ्रू गवर्नर को हटवा सकती है, ठीक है। इसीलिए जो है उन पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। एनीवेज, तो 8th का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करिए। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 1 है, द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और पावर ऑफ कंटेम्प्ट जो होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का, ये कहाँ से आता है, ये आता है बिकॉज दीज कोर्ट्स आर द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। एकदम ध्यान, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। ये कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने का पावर जो है वो क्यों आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसीलिए उनके पास पावर है, पावर टू पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट। स्टेटमेंट 1 इज राइट। दूसरा देखिए, द पार्लियामेंट इज नॉट ऑथोराइज टू एक्सपैंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ जुरिस्डिक्शन है, इस जुरिस्डिक्शन को दो चीज किया जा सकता है, तो कर्टेल किया जा सकता है या फिर एक्सपैंड किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कर्टेल करने का यानी लिमिट करने का कोई भी पावर नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एनलार्ज करने का पावर है, बिल्कुल है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 3 को देखिए दोस्तों, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन एनी मैटर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 143, वैसे 143 क्यों बोलते थे आप बचपन में, याद करिए। पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा, तो तीसरा स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एनी मैटर, और ये रिलेटेड है आर्टिकल 143 से 143 से, ठीक है। और इसमें सिर्फ 2 चीज़ों के लिए प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन सीक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, लॉ या फिर फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, लॉ फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये ध्यान में रहे, ठीक है। या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट या ट्रीटी जो कि बिफोर इंडिपेंडेंस हुई थी, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट या ट्रीटी विच हैपेंड बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इन 2 मैटर्स पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन सीक कर सकते हैं। एक बात याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन देना जरूरी है, किसमें, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी वाले केस में। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना इज मैंडेटरी, बट ऑन द लॉ फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, इस पर सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना मैंडेटरी नहीं है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो ओपिनियन दिया है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको एकदम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई नो इट, बट यू नीड टू have complete understanding of all these things, because based on these type of concepts question will be asked and you might do it wrong. Anyways, तो incorrect statement पूछा जा रहा है दोस्तों, तो 2 और 3 incorrect है, right answer is option number B. Let's move to question number 10th. 9 क्वेश्चन मैंने कराया है, तो 10th क्वेश्चन आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 10th पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एक्सक्लूसिव रिगार्डिंग रिट्स। आप बताइए कि ये सही है या गलत है। दूसरा, एन एग्रीव्ड पर्सन हैज टू कंपल्सरली अप्रोच द हाई कोर्ट फर्स्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए किसी पर्सन को पहले हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। अब आप बताइए कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है।
फिर तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए, द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन का पावर है वो वाइड है सुप्रीम कोर्ट के तुलना में। इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, यू हैव टू टेल मी, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10th, दिस इज फॉर यू। आइए क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाई कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाई कोर्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है दोस्तों। द जजेज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। दोस्तों हाई कोर्ट के जजेज का अपॉइंटमेंट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेज का अपॉइंटमेंट हो, कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। उनको ओथ कौन दिलाएगा? वो गवर्नर दिलाएगा, बट उनको अपॉइंट कौन करेंगे? वो प्रेसिडेंट करेंगे। तो ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं ये आपको पता होने चाहिए। बाकी दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ हाई कोर्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ क्वालिफिकेशंस मेंशन किए हैं जज हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, लेकिन कोई मिनिमम एज नहीं मेंशन किया। यानी अगर आप उन क्वालिफिकेशंस को मीट कर पाते हैं, आपका एज कुछ भी हो चाहे, तो आप हाई कोर्ट के जज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए और क्या क्या क्राइटेरिया है दोस्तों। एक ऐसा काम करिए कि आप कमेंट में मुझे बताइए कि व्हाट आर बेसिकली द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट एज ए हाई कोर्ट जज, ठीक है। बाकी थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और उनको रिमूव करने का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज सेम एज सुप्रीम कोर्ट जजेज रिमूवल। यानी पहले या तो लोकसभा में, राज्यसभा में मैटर स्टार्ट होगा। कैसे कैसे स्टार्ट होगा? राज्यसभा में 50 मेंबर्स का साइन चाहिए, फिर राज्यसभा के चेयरपर्सन उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर अडॉप्ट किया तो फिर वोटिंग होगी। वोटिंग करने के बाद 2/3 ऑफ प्रेजेंटेड वोटिंग एंड मोर देन हाफ ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा मस्ट पास दिस, क्योंकि ये स्पेशल मेजॉरिटी है। स्पेशल मेजॉरिटी से पास करने के बाद इसको दूसरे हाउस में भेजा जाएगा। दूसरे हाउस के मेंबर्स वहां पर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगेन वोट करेंगे। अगेन वोटिंग होगी स्पेशल मेजॉरिटी से, यानी कि 2/3 ऑफ प्रेजेंटेड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद इसको मैटर को भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसको अग्री करेंगे एंड जज विल बी रिमूव्ड। ध्यान ये रहे कि हाई कोर्ट के रिमूवल का, ये हाई कोर्ट के जज का रिमूवल का ये प्रोसेस इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज मेंशन्ड इन द जजेज इंक्वायरीज एक्ट, अदरवाइज यू माइट मेक दिस रॉन्ग। तो 11th का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? स्टेटमेंट नंबर 3 ओनली, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 12th देखते हैं। 12th में फेल मत हो जाइएगा, नहीं तो सीधे आपका यूपीएससी निकल जाएगा। आइए, विथ रेफरेंस टू द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। हाई कोर्ट इज बार्ड फ्रॉम कंसीडरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी सेंट्रल लॉ। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। यानी हाई कोर्ट को ऐसा कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, किसी सेंट्रल लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को रिव्यू नहीं कर सकता है एक हाई कोर्ट। तो ये जो लिमिटेशन लगाई गई थी हाई कोर्ट के ऊपर में बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ध्यान में रहे कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसके तहत हाई कोर्ट जो है किसी भी केंद्रीय कानून के ऊपर जुडिशल रिव्यू नहीं कर सकती थी, ठीक है। लेकिन फिर जब इमरजेंसी हटा ली गई, इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री जब बने, तो फिर आया 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 43वां संविधान संशोधन अधिनियम। और उसके तहत हाईकोर्ट को दोबारा ये पावर दे दिया गया कि वो सेंट्रल लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी रिव्यू कर सकते थे। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, द लॉ ऑफ ए हाई कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन कोर्ट्स फंक्शनिंग विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। बिल्कुल सही बात है। एक स्टेट या फिर मान लीजिए एक हाई कोर्ट है, उसका पावर 2 स्टेट या 1 स्टेट प्लस कुछ यूटीज तक फैला हुआ है, तो उन स्टेट्स और यूटीज में जितने भी दूसरे कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है, उन सारे कोर्ट्स के ऊपर हाई कोर्ट का जो है लॉ जो है वो बाइंडिंग होगा, ठीक है। वो हाई कोर्ट का लॉ उसके ऊपर बाइंडिंग होगा, क्योंकि हाई कोर्ट उसका एकदम सुपीरियर कोर्ट है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जितना लॉ होगा दोस्तों, वो इंडिया के सभी कोर्ट्स के ऊपर में बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो एनीवेज, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड देखिए, ए हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही अपने जजमेंट्स को रिव्यू भी कर सकता है और करेक्ट भी कर सकता है। और ये पावर कहाँ से आता है? ये पावर आता है क्योंकि ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, ये है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है।
तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के कारण से ये पावर मिलता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट। तो 12th का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के हाई कोर्ट्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों कि अगर एक हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है उसको पार्लियामेंट किसी भी यूनियन टेरिटरी तक या फिर दूसरे स्टेट तक भी एक्सटेंड कर सकती है। और ये सब कहाँ से आया है? ये सब आया है आपके 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा देखिए, द सैलरीज अलावेंसेस एंड पेंशन ऑफ ए हाई कोर्ट जज इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ठीक है, ध्यान रहे, सैलरी अलावेंसेस और पेंशन, सैलरी अलावेंसेस और पेंशन डिसाइड कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। डिसाइड कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। ठीक है, सैलरी और अलावेंसेस पे कौन करेगा? पे करेगा स्टेट के द्वारा, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के द्वारा। क्या पे किया जाएगा? सैलरी एंड अलावेंसेस ऑफ हाई कोर्ट जज। ठीक है, पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जज जो है वो किसके द्वारा पे किया जाएगा? वो पे किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तीसरा देखिए, द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फॉल्स अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। एंड आई विल टोटली रिकमेंड यू कि जिस भी प्रोविजन को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड किया गया है तो किस जजमेंट के अकॉर्डिंग उसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपी स्पीच, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपी स्पीच इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है अंडर द मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, उसी तरीके से रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर और इसको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है अंदर चंद्र कुमार केस। तो ये आपको एक पेज का आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाना होगा। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि जो डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से केसेस में उनको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन क्या पता ये नए वाले पैटर्न में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट आंसर क्या होगा 13th का? ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3 ओनली। आइए 14th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इनमें से क्या क्या है? जैसे इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का सीधा मतलब ये है कि किसके रिगार्डिंग ए पर्सन जो है एग्रीव्ड पर्सन, एक दुखी इंसान किस चीज़ों के रिगार्डिंग डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है। अगर डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है तो वो हो गया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अगर डायरेक्टली हाई कोर्ट नहीं जा सकता, पहले किसी और कोर्ट में जाएगा और फिर उस कोर्ट के जजमेंट को लेकर के फिर हाई कोर्ट में जा सकता है, तो फिर उसको बोलेंगे अपेलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। एनीवेज, तो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स के रिगार्डिंग क्या पर्सन डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, तो यहाँ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लागू होगा। डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इन दोनों के इलेक्शन के डिस्प्यूट के रिगार्डिंग डायरेक्टली एक पर्सन हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी बनाया जा सकता है दोस्तों। आर्टिकल 323B क्या कहता है? ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। 323A क्या कहता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, सेंट्रल की और स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। तो आर्टिकल 323B के तहत इलेक्शन डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई ट्राइब्यूनल बनाया नहीं गया है, इसलिए ये सारा मैटर कहाँ देखा जाता है? हाई कोर्ट में ही देखा जाता है। तो यस, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड देखिए, मैटर्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग भी पर्सन डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है। तो हाँ, जा सकता है, तो यहाँ पर भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लागू होगा। तो 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ करके आएंगे तो एकदम बुलेट होता है ना, गोली की भांति आप ये सारे आंसर कर सकते हैं, रैपिड फायर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनको ध्यान से देखिए।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। देखिए लोग गलती कहाँ करते हैं कि अगर स्टेटमेंट्स में कुछ पार्शियल ट्रूथ दिखाई दे रहा है तो उसको कंप्लीट ट्रूथ मान लेते हैं। ठीक है, ये बात सच है कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेज का अपॉइंटमेंट होता है थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम, बट इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज इवॉल्व्ड थ्रू द फोर जजेज केसेस। ठीक है, आपको पता है जजेज के अपॉइंटमेंट के रिलेटेड टोटल 4 केसेस हैं। ठीक है, तो उससे ये इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट एज एन एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें तो हाई कोर्ट के किसी जज को सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बना सकता है। कंडीशन अप्लाइड ये है कि उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उनको सलाह मशवरा करना होगा और प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट की, बस। लेकिन ऐसा किया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, नो जज कैन टेक अप द मैटर ऑन हिज ओन अनलेस एलोकेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोलते हैं मास्टर ऑफ रोस्टर का कहने का अर्थ क्या है कि केसेस डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस आते हैं, अब किस केस के ऊपर कौन जज डिसीजन लेंगे या कितने जजेस की बेंचेज बैठेगी और उन बेंचेज में कौन कौन से जजेस होंगे, ये डिसाइड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसीलिए उनको बोला जाता है मास्टर ऑफ रोस्टर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी जज जो है किसी भी केस को खुद से अपने पास नहीं ले सकता है कि ये केस हम इस केस में फैसला हम सुनाएंगे या इस केस को हम सुनेंगे। ये डिसाइड करने का काम किसका है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। ये डिसाइड करने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्यों है, बिकॉज CJI इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। एकदम इस टर्म को आप ऐसे ही याद कर लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। तो यस, थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। 15th का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन, consider the following statements. The salaries, allowances, privileges of the judges of high court are determined by the state legislature. ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। ये मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ कि सैलरीज, अलावेंसेस, प्रिविलेजेस ये सब डिसाइड होगा पार्लियामेंट के द्वारा। सैलरीज वगैरह पे किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट द्वारा। पेंशन पे किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा। किसका, हाई कोर्ट के जजेज का। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा देख लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन डिटेल्ड प्रोविजंस विथ रिगार्ड टू द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। तो ये बिल्कुल सही दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन बस इतना मेंशन है कि संविधान के स्टार्ट होने के पहले हाई कोर्ट के पास जिस तरीके की पावर्स थी लगभग उसी तरीके के पावर्स भी अभी भी हैं। यानी उनके जुरिस्डिक्शन और उनके पावर्स, इन सभी को पूरा डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन नहीं किया है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। Consider the following statements regarding qualification of the appointment of district judge. डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। तो पहला है, ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही बात है। कोई इंसान पहले से सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी सर्विस में है तो ही और सी इज नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए डिस्ट्रिक्ट जज। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा देखिए, ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट और अ प्लीडर फॉर 10 ईयर्स। ये 10 ईयर्स का प्रोविजन अगर आपने इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला था रिगार्डिंग हाई कोर्ट जजेज, अगर वो आपने कमेंट करके बताया होगा या फिर आपने सर्च किया होगा इसी बहाने, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये 10 ईयर्स का प्रोविजन किसके लिए है। बाकी डिस्ट्रिक्ट जज के लिए प्रोविजन कितने ईयर्स का है दोस्तों, तो इट इज ओनली फॉर 7 ईयर्स। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड देखिए, ही सी शुड बी रिकमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। देखिए डिस्ट्रिक्ट के जजेज के अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। रिकमेंडेशन किसके चाहिए, हाई कोर्ट की, क्योंकि एक स्टेट में हाई कोर्ट ही क्या होता है, सबसे मेन कोर्ट होता है। ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट कौन है, हाई कोर्ट है, और सारे कोर्ट्स क्या है, हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है एक स्टेट में। तो किसकी रिकमेंडेशन चाहिए, हाई कोर्ट की चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की नहीं चाहिए। तो 17th का राइट आंसर क्या हो गया, और ऑप्शन नंबर
तो तीसरा तो गलत है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया 1 ओनली। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ जजेस। तो ट्रांसफर ऑफ जजेस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर ऑफ द स्टेट। देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट एक्चुअली एक जज को हाई कोर्ट के जज को एक स्टेट से एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ गवर्नर ऑफ स्टेट से कंसल्टेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कंसल्ट किससे करना होगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है, यानी अपना जो एडवाइज है प्रेसिडेंट को देंगे बेस्ड ऑन कोलेजियम में होंगे 4 सीनियर जजेज सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेज, और प्लस में जिस हाई कोर्ट से जज को ट्रांसफर किया जा रहा है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है उस हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस, ठीक है। तो कोलिजियम में यहाँ पर 4+2, 4 तो जो नॉर्मल कोलिजियम रहता है वो, और प्लस ए दोनों हाई कोर्ट जहाँ से ट्रांसफर किया जा रहा है और जहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है दोनों ही हाई कोर्ट के भी जो चीफ जस्टिस हैं उन सब के भी यहाँ पर हेल्प लिया जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, गवर्नर से किसी कंसल्टेशन की यहाँ पर जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ओनली द जज हु इज ट्रांसफर्ड कैन चैलेंज द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ ट्रांसफर। देखिए जो ट्रांसफर है, किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अगर ट्रांसफर करना है तो ये एज ए पनिशमेंट नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रहे, ठीक है। और अगर किसी जज को लगता है कि ये आर्बिट्ररी ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो इस मैटर को उठा सकते हैं, लेकिन इस मैटर को सिर्फ वही जज उठा सकता है जो कि अग्रीव्ड है, ठीक है। जो दुखी जज है वही उठा सकता है, कोई दूसरा जज नहीं उठा सकता है या कोई थर्ड पर्सन इसमें उठा नहीं सकता। और यहाँ क्यों नहीं उठा सकता है कि उनका कोई भी लोकस स्टैंडाई नहीं है। व्हाट इज लोकस स्टैंडाई नहीं है, ठीक है। क्या आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि लोकस स्टैंडाई को रिलैक्स करने का काम इंडिया में किस जज ने किया है, ठीक है। लोकस स्टैंडाई को रिलैक्स करने का काम इंडिया में किस जज ने किया है? एनीवेज, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। 19th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है। प्रेसिडेंट कैन इस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। देखिए ये बात सच है कि 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट, एक कॉमन हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया जा सकता है। बट हु कैन डू दिस? It can be done by the parliament. And which constitutional amendment act gave parliament this power? So this power was given to the parliament by the 7th constitutional amendment act, यानी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो पार्लियामेंट है दोस्तों, उसको ये पावर दी गई कि वो एक हाई कोर्ट को 2 या 2 से अधिक स्टेट में कॉमन बना सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। जिस तरीके से एक हाई कोर्ट एक से अधिक स्टेट को सर्व कर सकता है, वैसी एक हाई कोर्ट एक स्टेट के अलावा दूसरे यूनियन टेरिटरीज को भी सर्व कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट टोटली करेक्ट है। और ये जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करने का पावर किसके पास है? तो पार्लियामेंट के पास ही है, बिल्कुल। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, अ पर्सन अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब ओथ बिफोर द गवर्नर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट करते हैं। और वो ओथ किसके सामने लेते हैं? तो स्टेट के गवर्नर के सामने ओथ लेते हैं। तो 19th का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 2 and 3 ओनली। आइए दोस्तों 20वां क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को देखिए और करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करिए। द नंबर ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एक बात ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजेज को का नंबर कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। और हाई कोर्ट के जजेस का नंबर कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट को तो पार्लियामेंट ही बताती है, वो सब चीज़ें नहीं दोस्तों, ये टर्म है, आपको एकदम ध्यान में रहना चाहिए बस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। हाई कोर्ट के जजेस का नंबर कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। इसमें कोई भी डिस्कशन, फर्दर डिस्कशन शुड नॉट बी इंटरटेन्ड। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। दूसरा देखिए, देर इज नो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों मिनिमम एज कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं, कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है।
तो खैर स्टेटमेंट 2 इज एक्चुअली करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज बनने के लिए आपकी मिनिमम आयु कुछ भी होना जरूरी नहीं, कुछ कंडीशन है आप उसको मीट करते हैं तो आप वहाँ के जजेस के रूप में अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो 20th का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। आइए क्या क्या कंडीशन है उसको यहाँ देख लेते हैं। देखिए, अगर किसी इंसान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो सबसे पहले तो उसको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स। हाई कोर्ट का उसको जज होना चाहिए, एक हाई कोर्ट का या अलग अलग हाई कोर्ट का उसको जज होना चाहिए 5 साल तक, या फिर उसको किसी एक हाई कोर्ट का एडवोकेट होना पड़ेगा कितने साल तक? फिर 10 साल तक। तो ये तो 2 कंडीशन हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी हैं दोस्तों। हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए भी इस टाइप के कंडीशंस हैं। और तीसरा कंडीशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए लागू होता है कि ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। मान लीजिए नंबर 1 क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, नंबर 2 को भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की निगाहों में ऐसा लगता है कि ये एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट होंगे ये फैसला लेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन के थ्रू। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना कंसल्टेशन का जो भी आइडिया है, यानी जो रिकमेंडेशन है टू द प्रेसिडेंट, वो देंगे बाय कंसल्टिंग द कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेज, 4 सीनियर मोस्ट जजेज। और ये पूरा जो चीज़ है ये मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। ये प्रोसेस इवॉल्व हुआ है थ्रू 4 जजेज केसेस, 4 जजेज केसेस। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो मुझे बता सकते हैं कि चारों जजेज केसेस 1, 2, 3, 4 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बताया है। तो ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, क्वेश्चन 20 मुझे आपसे पूछना था। चलिए क्वेश्चन 21 अब आपका हो गया। तो क्वेश्चन 21 आप आंसर करेंगे इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और करेक्ट स्टेटमेंट बताइए कि इसमें से कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 जजेज इन हाई कोर्ट। दोस्तों हाई कोर्ट में आपको पता है कि नंबर ऑफ जजेज फिक्स नहीं है। नंबर ऑफ जजेज कौन बताते हैं कि हाई कोर्ट में कितना होगा? प्रेसिडेंट बताते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ भी फिक्स कर नहीं रखा है। अच्छा चलो ये क्वेश्चन मैं आंसर कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन आप करिएगा। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट रिगार्डिंग यूनियन टेरिटरी इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी गलत है दोस्तों। किसी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यूनियन टेरिटरी में अप्लाई होगा ये नहीं होगा, ये प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेगी पार्लियामेंट, ये डिसाइड करेगी पार्लियामेंट। एनीवेज थर्ड स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, थर्ड स्टेटमेंट है, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉल्स अंडर इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो ये बिल्कुल सही है। एमपी के इलेक्शन, एमपी और इवन एमएलएज के जो इलेक्शन है उनके इलेक्शन से रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है तो ये हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? सिर्फ थर्ड ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी, 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन इसको आप अटेम्प्ट करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट? तो मैटर्स रिलेटेड टू रिवेन्यू कलेक्शन, क्या ये हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है? सही, गलत आप बताइए। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्या ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट है? राइट और रॉन्ग, यू टेल मी। फिर केसेस ऑर्डर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग कोई मैटर जो कि ट्रांसफर किया जाए सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट से, तो इज इट पार्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और नॉट? यू टेल मी। सिमिलरली डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ पंचायत मेंबर्स, तो क्या पंचायत मेंबर्स के इलेक्शन का भी जो डिस्प्यूट है वो भी हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट है? आपको बताना है इज इट करेक्ट और नॉट। एंड सिमिलरली यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर एंड ट्राई टू गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। दोस्तों ट्राई टू गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जब वीडियो के नीचे आप बैठते हैं 45 या 50 मिनट्स के वीडियो के नीचे, तो 1 घंटे लेकर के चलिए टू कंप्लीट दैट वीडियो। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विथ द रेफरेंस टू एड हॉक जज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो जो एड हॉक जज हैं उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला देखिए पढ़िए, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट एज एन एड हॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर ए टेम्पोररी पीरियड। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में एड हॉक जज के रूप में
जो है अपॉइंट कर सकते हैं। अब बस यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि जिस हाई कोर्ट से उन जज को बुलाया जा रहा है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसल्ट करना जरूरी है, प्लस प्रायर परमिशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, बट हाँ ये पावर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। दूसरा देखिए, एड हॉक जज इंजॉयज ऑल द जुरिस्डिक्शन पावर्स एंड प्रिविलेजेज ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बिल्कुल सही बात है। कोई अगर एड हॉक जज के रूप में किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल जज की सारी जुरिस्डिक्शन होगी, पावर होगी और प्रिविलेजेस होगी। अदरवाइज वो कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का काम करेगा? अगर उसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर पावर ही ना हो तो ही विल नॉट बी एबल टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसलिए स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। Consider the following statements. Which of the above provisions safeguards and ensures the independence and impartial functioning of Supreme Court? तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो प्रोविजंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेज का इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियल फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। चलिए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एनी डिस्कशन इन पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजेज का कंडक्ट को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की ही बात हो रही है, तब डिस्कस किया जा सकता है। बट इन जनरल इट कैन नॉट बी डिस्कस। सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसा चल करते हैं, वो इस गाड़ी में घूमते हैं, या फिर उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया नहीं आया, ये सारी बातें पार्लियामेंट में डिस्कस भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा देखिए, द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट। बिल्कुल, अगर आप कोर्ट की अवमानना करते हैं, ठीक है, यानी कंटेम्प्ट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस इंसान को पनिश कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये देखिए अब ये सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस में हेल्प तो करेगी ही। तीसरा देखिए, पार्लियामेंट इज ऑथोराइज टू कर्टेल द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल भी नहीं। पहली बात, पार्लियामेंट के पास ये पावर ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कर्टेल कर सके। पार्लियामेंट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एनलार्ज कर सकते, एक्सटेंड कर सकते, कर्टेल नहीं कर सकती है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विद द रेफरेंस टू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सुप्रीम कोर्ट के पावर के रिगार्डिंग इन स्टेटमेंट्स को देखिए। इट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। ठीक है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सके। ठीक है, कई बार आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक डिसीजन लिया, ठीक है, उस 10 साल या 15 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट को इच्छा ये हुई कि ये डिसीजन जो है शायद गलत है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? उस डिसीजन को रिकंसिडर करती है, वो बड़े बेंचेज बिठाती है। ठीक है, जैसे जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो भी इसी तरीके से आया है। ठीक है, केशवानंद भारती केस पहला केस नहीं था दोस्तों, इससे पहले भी 2-3 केसेस थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स थे और सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को रिव्यू करती चली गई, यानी चेंज करते चली गई। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। फिर देखिए, इट्स लॉ इज नॉट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ इन इंडिया। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी लॉ है वो बाइंडिंग है ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। थर्ड देखिए, इट कैन ट्रांसफर अ केस और अपील पेंडिंग बिफोर वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। बिल्कुल, किसी भी हाई कोर्ट में कोई भी केस पेंडिंग हो, ठीक है, तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकती है या फिर अपने पास भी मंगा सकती है, बोले कि भाई इस केस पर जजमेंट हम लोग देंगे। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोर्थ देखिए, इट कैन गिव द फाइनल वर्जन टू द स्पिरिट एंड कंटेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का फाइनल इंटरप्रिटेशन देने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा 25 का? 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी। आइए 26वां क्वेश्चन देख लीजिए।
द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट और एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड इन ए हाई कोर्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। यानी कोई भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट है, यानी क्या बोला जाएगा इसको, संसद का कोई कानून है या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, यानी मिनिस्टरियल कोई ऑर्डर है, ठीक है, इसको चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में। किन किन ग्राउंड्स पर चैलेंज किया जा सकता है ये पूछा जा रहा है। तो ग्राउंड्स है, इट इन्फ्रिंजेज ऑन फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल, अगर कोई भी कानून, या तो संसद की कानून हो, विधानसभा की कानून हो, या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो जो किसी भी इंसान की फंडामेंटल राइट्स को कटेल कर रही हो, ठीक है, तो उसको जो है हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। फिर दूसरा देखिए, इट इज़ रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। यदि संवैधानिक जो भी प्रोविजंस हैं उसके अगेंस्ट जाता है कोई भी ये संसद का या विधानसभा का कानून या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो भी उसको क्या किया जा सकता है, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा भी बिल्कुल सही है। फिर लॉ मेड बाय इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मान लीजिए ये जो लॉ बनाया गया है वो भले ही सब कुछ सही हो, ठीक है, लेकिन जिसने उस लॉ को बनाया उसके पास वो पावर ही नहीं थी उस लॉ को बनाने की। मान लीजिए जैसे लोकसभा ने लॉ बना दिया स्टेट के सब्जेक्ट्स पर, तो लोकसभा के पास पावर ही नहीं थी कि स्टेट के सब्जेक्ट पर वो लॉ बना दे। देखिए, ये पावर लोकसभा के पास आ सकती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, बट उन सर्कमस्टांसेस के बिना ही अगर लोकसभा ने स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना दिए, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने यूनियन लिस्ट के अंदर प्रेजेंट किसी सब्जेक्ट पर कानून बना दिया, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है कि वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सके, ठीक है। तो उस केस में भी क्या कर सकती है, हाई कोर्ट में इस मैटर को चैलेंज किया जा सकता है। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो 26 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स कैन बी कंसीडर्ड अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में इसमें से क्या क्या आते हैं, बोला मैटर्स ऑफ एडमिरल्टी, विल, मैरिज, डाइवोर्स, कंपनी लॉज एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये सारे के सारे हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। फिर देखिए, डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। ये मैं लगभग तीसरी बार आपको बताऊंगा कि एमपी के इलेक्शन और एमएलए के इलेक्शन का जो डिस्प्यूट है वो हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। हालांकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये मेंशन्ड है 1951 में कि इसके रिगार्डिंग जो एक ट्राइब्यूनल भी बनाया जा सकता है, उस ट्राइब्यूनल को अभी बनाया नहीं गया है, इसलिए आपका हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ही ये आता है। ध्यान ये रहे कि जो पंचायती राज इलेक्शंस है या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट है वो हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन एमपीज और एमएलएज का इलेक्शन का डिस्प्यूट वो हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट है, बिल्कुल है। तो 2 इज ऑल्सो करेक्ट। 27 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, यानी 28th क्वेश्चन में। अब ये चूंकि लास्ट क्वेश्चन है तो दिस इज ओपन फॉर यू हैव टू आंसर दिस। आई विल रीड इट आउट। तो क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करिए। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताइए। तो पहला स्टेटमेंट है द 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू इस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, बट मैं ये आपको पहले ही इसी वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप ध्यान से सुने हैं तो यू कैन ईजिली आंसर इट। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। एट प्रेजेंट देयर आर 34 हाई कोर्ट्स इन द कंट्री एंड दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी दैट हैज ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। तो अभी ये बताया जा रहा है कि इंडिया में टोटल 34 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। प्लस जो दिल्ली है इकलौता ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास की अपना हाई कोर्ट है। नाउ यू हैव टू टेल मी इट इज ए राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद मोहन को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और अपने जो प्रिय मित्र हैं, जो प्रिय नहीं है उनके साथ शेयर मत करिएगा, बट जो प्रिय मित्र हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।